समय प्रतिकूल माना पर समय अनुकूल भी है, शाख पर एक फूल भी है। घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है। विरह पल है पर इसी में एक मीठा गान भी है। मरुस्थलों में रेत भी है और नखलिस्तान भी है, साथ में ठंडी हवा के मानता हूँ धूल भी है, शाख पर एक फूल भी है। तो रंगमंच की शाख पर एक फूल की तरह आज के हमारे मेहमान हैं पद्मश्री श्री प्रोफेसर वामन केन्द्रे जी। महाराष्ट्र के बीड जिले से निकलकर वामन जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से नाट्य कला में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया। उसके बाद एनएसडी से इन्होंने 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया। अपने फेलोशिप में वामन जी ने केरला के फोक थिएटर पर रिसर्च किया, महाराष्ट्र के दलित नाट्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश विदेश में अलग अलग हिस्सों में नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की, देश की तमाम कल्चरल कमेटियों में वो सदस्य रहे हैं। वामन जी अपने देश के प्रतिष्ठित रंग निर्देशकों में से एक हैं। संस्कृत नाटककार भास के नाटक मध्यम व्यायोग का उन्होंने 3 भाषाओं में अनुवाद किया और उनका मंचन किया, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी। उनके निर्देशित नाटकों की आज भी दर्शकों के बीच एक धूम है, उसका एक आनंद है, जिनमें जुलवा, जाने मन, गधे की बारात, लड़ी नजरिया, गजब तेरी अदा, सैया भय कोतवाल, लागी लगन, 4 दिवस प्रेमाचे, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण नाटक हैं। भारत के राष्ट्रपति के हाथों उन्हें 2012 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वामन जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के पद पर भी सुशोभित रहे और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है। वामन जी के बारे में बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वामन जी ने रंगमंच में कारवां बनाने का ही काम किया है। तो आइए स्वागत करते हैं वामन केन्द्रे जी का। नमस्कार वामन जी, रंगनाथ के इस मंच पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद विवांशु जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और कई दिनों के बाद कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए खुश भी हूँ। और आपसे मिलने का मौका मिला है भारतेंदु नाट्य अकादमी के हमारे मित्र रविशंकर खरे जी का न्योता है ये, और उनके सारे साथियों का, तो इसीलिए एक आनंद की बात होगी, आपसे कुछ गुफ्तगू होगी, संवाद होगा, तो इसीलिए हम सबके लिए सम्मान की बात है। ये हम सबके लिए नमस्कार। सम्मान की बात है कि आज आप हमारे मंच पर हैं। तो मैं अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। रंगमंच नाटक में आने की कोई खास वजह, कोई प्रेरणा? नहीं, उसकी प्रेरणा तो मुझे अपने घर में ही थी, क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन जो महाराष्ट्र में विट्ठल दैवत है उसका एक भजन, भारूड, कीर्तन मेरे घर में ही था। मतलब वो परफॉर्म करते थे, गाते थे, नाचते थे, अभिनीत भी करते थे, पर वो शौकिया थे, उनका कोई मतलब वो व्यवसाय नहीं था। वो अपने मस्ती के लिए, अपनी भक्ति के लिए ये सब कुछ करते थे। तो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं, मैं जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो प्रेरणा स्रोत तो मेरे घर में ही है, मेरी गांव में है, और वो भारूड है। अगल बगल में आने वाली जितनी लोक कलाएं हैं महाराष्ट्र की, चाहे वो वासुदेव है, गोंधड़ी है, भारूड है, तमाशा है, कीर्तन है, तो इस सब से मैं प्रेरित होता रहा। लेकिन परफॉर्मेंस करने का सिलसिला जो है वो मैं 5वीं क्लास में था, तो पहली बार नाटक में काम किया और उसका प्रथम पारितोषिक मिला था, उसमें पुरस्कार मिला था। और पुरस्कार मिलने के बाद एक तरीके से अपना एक लगन बढ़ जाती है, खिंचाव सा महसूस होता है, और वहीं से फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा। अभी ये 2 साल का एक वक्फा गुजरा है कोरोना काल का, जिसमें अभी हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि आपका पूरा परिवार मतलब हॉस्पिटलाइज हुआ। तो ये जानकारी हम सबके लिए एक वो थी, लेकिन आप बिल्कुल सकुशल आज हमारे बीच में। हाँ, हम तीनों भी, मैं, मेरी धर्मपत्नी गौरी केन्द्रे और मेरा बेटा ऋत्विक केन्द्रे, दोनों भी एक्टर है, और हम तीनों भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हॉस्पिटल में जाना पड़ा 14 दिन लगभग,
या सेवन हिल्स अंधेरी का जो हॉस्पिटल है उसमें मैं और गौरी जी थे। ऋत्विक को घर में ही क्वारंटाइन किया गया था। पर आप सबकी शुभकामनाओं से, ब्लेसिंग से हम तीनों अब स्वस्थ हैं और दोबारा एक्टिव होने की कगार पर पहुंचे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अब आज जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, अब आने वाले समय में रंगमंच का क्या स्वरूप आप देख रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए, ये हर हमेशा इतिहास गवाह है कि बार बार ऐसा लगता है कि शायद अब रंगमंच खत्म हो जाएगा, शायद अब फला हो जाएगा, बिस्ताना हो जाएगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है। मुझे लगता है कोरोना जिस तरीके से एक संकट काल लेकर आया है, पर साथ साथ में हम सबको कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ से रोकने का भी काम किया है। खुद से संवाद करने का मौका भी उसने दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि मनोरंजन क्षेत्र लगभग 1.5 साल से ठप पड़ा हुआ है और भी 4-6 महीना मुझे लगता है स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार होते दिखता नहीं है। लेकिन उसके आगे, क्योंकि जो समाज है, जो हमारे इर्द गिर्द का समूह है, इंसान है, वो भी अपने घर में बैठ बैठ कर पागल होने की स्थिति में है, तो उसको भी तो मनोरंजन की जरूरत महसूस होगी। और पहले से कई गुना मुझे लगता है कि नाटक की तरफ, लोक नाटकों की तरफ, या नए होने वाले जो ये परिवर्तन है, शायद जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि नाटक कैसे होगा, क्या होगा भविष्य में, वो तो अभी बता नहीं पाएंगे, कोई भविष्यकार भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि नाटक तो जिंदगी के साथ चलने वाली विधा है, चलने वाली कला है। उसको कहते हैं कि इट रन्स विद द पल्स ऑफ टाइम, कि जिस तरीके से समय अंगड़ाई लेता है उसी तरीके से नाटक भी अंगड़ाई लेता है, उसी तरीके से नाटक भी अपनी अभिव्यक्ति की तरह ढूंढता है, मेथड ढूंढता है, वो तरीके ढूंढता है। तो मुझे लगता है कि ये इट विल बी फ्लडेड विद द एक्टिविटी, क्योंकि जो टेक्निकल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, फिल्म है, टेलीविजन है, इसके अलावा मुझे लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत बड़ा बदल होता दिख रहा है। वो मांग रहा है समय, और हमें भी नाटक पुराने जैसा नाटक नहीं करते हुए कुछ एक नई सोच का नाटक, नई तरह का नाटक, नई लिखावट का नाटक, नई पेशकश का नाटक मुझे लगता है कि करना पड़ेगा। और वो अपने आप में दुनिया से जुड़ेगा, समाज से जुड़ेगा और संपन्न समृद्ध होगा, ऐसा मुझे इस समय मैं सोच रहा हूँ, दिख रहा हूँ, देख रहा हूँ। हमें भी यही उम्मीद लग रही है कि क्योंकि इस समय लोगों ने अपना आत्म साक्षात्कार किया है, आत्म विश्लेषण किया है और एक विराम मिला है, तो विराम के बाद की ऊर्जा जो होती है, तो शायद लगता है कि और निरंतरता बढ़ेगी, कुछ नए प्रयोग होंगे। विभांशु जी, क्या हुआ था कि हम इतनी दौड़ रहे थे, मुझे लगता है जिंदगी की स्पीड एक बहुत बेकाबू की तरह एक स्पीड जिंदगी की हो गई थी। और खासकर जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, मुंबई जैसा शहर है, दिल्ली है, कोलकाता है, भोपाल है, जयपुर है, या चेन्नई है, या बेंगलोर है, ये सारे शहर में इतनी स्पीड आ गई थी, हम सुबह उठकर दौड़ रहे थे। क्यों दौड़ रहे हैं किसी को नहीं मालूम था। कहीं ना कहीं ये खौफ था, कहीं ना कहीं ये डर था कि हम औरों से पीछे तो नहीं रह जा रहे ना। तो इस दौड़ में, इस ईर्ष्या से हम सब दौड़ रहे थे। मुझे लगता है कि इस वक्फे ने, इस पॉज ने हमको, हम हर सवाल अपने आप से पूछने का मौका दिया है और अंदर से उसके जवाब ढूंढने को भी मजबूर किया है। इसको कहते हैं कि अवसर में हम, ये क्या कहते हैं, संकट में अवसर ढूंढ रहे हैं। मतलब किसी का गुजरना, उस तरीके से बीमार पड़ना, ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं है, पर ये दिख रहा है कि अब हम जो भी करेंगे वो स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ, जो नाटक का कथ्य होगा, कथन होगा, विचार होगा, उसका विमर्श होगा, या नाटक करने का तरीका जो होगा, या स्टाइल्स होंगी, वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आते दिख रही है। जैसे मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल से लोगों ने क्या कहते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटी चलाई। नाटक वाले हैं तो शांत तो बैठ नहीं पाते हम लोग, कहीं ना कहीं, क्योंकि आत्मक्लेश भी तो करते हैं।
लोगों को जिस तरीके से संतुष्ट करते उस तरीके से अपने आप को भी कोसते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, अनईजी रहते हैं। वो अनईजी रहना ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बात आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। और ये क्रिएटिव प्रक्रिया मुझे लगता है कि करने के लिए बहुत सारा समय दिया है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारा बारूद भरा हुआ है, वो चाहे कितनी भी समस्याएं आई है हमारे सामने, पर नाटक वाला तो नाटक ही करेगा। तो ये जो बारूद भरा हुआ है, अब ये उस ऊर्जा का क्या क्या विस्फोटक या क्या क्या किस तरीके से ये ब्लास्ट होगा या ये अपनी आवाज करेगा, इसका अनुमान अभी नहीं लगेगा। पर साल 2 साल में मुझे लगता है कि नाटक पूरी तरीके से बदलेगा। यहाँ टेक्नोलॉजी को भी हम साथ में लेंगे। हमारी एक पारंपरिक दृष्टि थी कि हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उनसे बड़े खपा हुआ करते थे, पर आज की तारीख में जो भी संवाद प्रस्तापित हुआ है, लोगों ने ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल भी किए हैं, ऑनलाइन परिचर्चा भी रखी है, ऑनलाइन एक दूसरे के साथ संवाद भी प्रस्तापित किया है। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक तरीके से हमारा नेटवर्क निरंतर रहा है। भले आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप कोई बोल रहा है तो सुन रहे हैं चुपचाप शांति से। उस समय आपको समय नहीं मिला तो बाद में यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके आपने सुना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो आने वाला थिएटर है, ये फ्यूजन ऑफ ऑल दिस अलॉन्ग विथ थिएट्रिकलिटी, जो हमारी नाट्यमयता है, जो सिनेमा और सीरियल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं दे पाते, वो हमारी स्ट्रेंथ तो रहेगी रहेगी, वो तो हमारा आत्मा रहेगा ही रहेगा कि उस नाट्यमयता के साथ, उस थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के साथ हमें, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जैसे कि हर पीढ़ी की ये शिकायत रही है, जब से हम लोगों ने रंगमंच में अपनी आंखें खोली है, हमेशा यही एक बात सुनने को मिली है कि रंगमंच जनता से उतना नहीं जुड़ पाया जितना उसे जुड़ना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि शायद अब इसके बाद हम बहुत ज्यादा अपने आप को इतना फैलाव दे पाएंगे, या उन जगहों में, उन क्षेत्रों में, उन जगहों पे जहाँ पे रंगमंच नहीं होता, या उन तरह के कस्बों में जाके रंगमंच का एक अलग, एक नया मतलब उत्थान हमें दिखाई देता है। इस बारे में आपकी कोई टिप्पणी? मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि हम जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं बात आपने कही है। कि नाटक, हम उसकी भरी भाषा में ही कहते हैं कि नाटक दो सजीव माध्यमों के बीच का संवाद है। संवाद तो एकल नहीं हो सकता। हम जो कह रहे हैं आप चुपचाप देखिए, ये तो नहीं हो सकता भाई, उसको भी तो कहीं ना कहीं सम्मिलित करना पड़ेगा, उसको उस प्रवाह का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जो आपने बात कही है उससे मैं बिल्कुल 100% कन्विंस हूं, इत्तेफाक रखता हूं। क्योंकि नाटक जब तक लोगों से जुड़ेगा नहीं, जब तक वो अपने नाटक के प्रवाह में उन लोगों को खींचेगा नहीं, तब तक वो नाटक उनका कैसे होगा। मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोगों ने, हमने अपना नाटक खेला है, लोगों से उसका कोई वास्ता हो या ना हो, ये भी एक तरीका है नाटक की तरफ देखने का, सोचने का, कि स्वांत सुखाय जिसको कहते हैं, कि मैं अपनी बात कहूंगा, वो लोगों की बात मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। पर जब ये संवाद है और जब तक नाटक लोगों से जुड़ेगा नहीं, तब तक लोग भी नाटक से जुड़ेंगे नहीं। अब देखिए, कुछ प्रांत हैं हमारे पूरे देश में, अगर हमने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा जो है सामने रखने के बाद हमको पता चलता है कि कहाँ नाटक जुड़ा है और कहाँ पर उस समाज के जिंदगी का वो एक हिस्सा हुआ है। मतलब ये अपरिहार्यता है नाटक देखना। जैसे महाराष्ट्र में अपरिहार्यता है कुछ लोगों की, भले वो प्रतिशत 4-5% हो, लोग नाटक देखना चाहते हैं या वो नाटक देखे बिना उनको सुकून नहीं मिलता। बंगाल में है, कुछ गुजरात में है, कुछ आसाम में है, कुछ कर्नाटक में है, कुछ उड़ीसा में है। जैसे मेट्रो सिटीज, कुछ जैसे भोपाल जैसा शहर है, दिल्ली जैसा शहर है, तो यहाँ पर जयपुर जैसा शहर है। मतलब लगता है कि जो मेट्रोज है वहां पर हमने वो माहौल बनाने की कोशिश की और लोग ने स्वीकारने की कोशिश की, उस कगार तक तो हम पहुंचे हैं। लेकिन फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं नाटक किनके लिए करता हूं। अगर मैं नाटक केवल अपने लिए करता हूं, ये भी एक सोचने का तरीका है। मैं नाटक अपने लिए करता हूं, मैं अपने क्या कहते हैं आनंद के लिए नाटक करता हूं, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ मैं नाटक किसी और के सामने रखता हूं,
ताकि वो भी उस नाटक के अनुभूति का एक हिस्सा बने, और जिसका नाम है दर्शक। तो मुझे लगता है कि नाटक दर्शक शरण नहीं होना चाहिए, दर्शक की अभिरुचि को समृद्ध और संपन्न करने वाला नाटक करना जरूरी है, पर कम से कम उस नाटक कम्युनिकेट होने वाला तो हो। तो ये जो है उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें एम्बिग्विटी हो, संदिग्धता हो, हजार तरीके के सोचने के आप लेयर्स छोड़ सकते हो, तरंगे छोड़ सकते हो, पर नाटक कहीं ना कहीं जाके उसके मन या मस्तिष्क को या कहीं ना कहीं उसको सोचने के लिए मजबूर करे, अंतर्मुख करे, या उसको प्रभावित करे, किसी भी तरीके से हो। ये तो हमको अब देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात की कि नाटक दर्शक के मन मस्तिष्क से जुड़े, लेकिन जिस तरह से हम लोग भारतीय चिंतन और पश्चिमी चिंतन और उसकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि हम कहीं अब, या ऐसी कोई धारा या ऐसा कोई प्रवाह या ऐसा कोई अंदर से लोगों में जागने वाला है कि हम भारतीयता की खोज करें, नहीं, हम ये तो अपने मूल जड़ों से जाकर जुड़ें, ऐसी नहीं, कोई कवायद हो सकती है क्या? देखिए, हमें जब स्वातंत्र्य मिला, स्वतंत्र भारत होने के बाद से ही ये सोच शुरू हुई है, सोच नई नहीं है। अब देखिए ना, जितने सारा टू फाइंड आउट इंडियन नेस, एक ये मूवमेंट चली कि भारतीयता की खोज, भारतीय मूलों की खोज, जड़ों की खोज, उसमें से जितने हमारा जो सीनियर मोस्ट लोग आज हमारे साथ कुछ है कुछ नहीं है, जो अपनी धरोहर छोड़कर हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं। अब हबीब तनवीर साहब से देखिए, कावालम नारायण पनीकर जी को देखिए, बीवी कारन जी को देखिए, जब्बार पटेल को देखिए, विजया मेहता को देखिए, या उस तरीके से रतन खियाम को देखिए। ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन्होंने हमारे सामने वो रखा है। शांता गांधी हैं, उसमें से बहुत सारे हैं, चंद्रशेखर कंबार जी हैं, गिरीश कार्नाड हैं, तेंदुलकर जी हैं, मोहन राकेश जी है। इन्होंने हमारे सामने, मुझे लगता है कि उसके कुछ मॉडल रखे हैं। उस समय जो संभव था उन्होंने वो करने की कोशिश की है। अब हमें उनके आगे जाना पड़ेगा, जहां वो रुके हैं या उनके बाद की जो जनरेशन है रुकी है, उसके आगे मुझे लगता है कि आगे की खोज जो है, भारतीयता इन रियल सेंस वो क्या है। भारतीयता का मतलब ये नहीं है कि मैं 4 लोक कलाओं को मिक्स करके कुछ करूं। वो एक जमाना था, वो एक सिलसिला था, वो पूरा हो गया। अब भारतीयता का चिंतन है, भारतीय मूल का सोच है, भारतीय तरीके का, अनुभूति का लेने का और देने का तरीका है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन नेस वुड बी इन सेंटर। वो किसी क्या कहते हैं, राजकीय राजनीति से प्रेरित होने वाली भारतीयता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है जो सबसे ज्यादा लोकल है वही अब ग्लोबल होगा, क्योंकि इस बात को पूरी दुनिया समझ रही है। ये ग्लोबल विलेज करने की चक्कर में, कगार में हमने क्या किया कि अपनी सारी जो अमीरी थी, जो समृद्धि थी, उसको हमने त्याग देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये इंपोर्ट करने की कोशिश की है। आप कॉस्ट्यूम से देखिए, आप खान पान से देखिए, हमारे जो घर है, जिस तरीके के ये सिटी और मेट्रो में हम ब्लॉक्स बना के बैठे हैं, कि कहीं गांव में एक दूसरे के मकान के दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे। ये जो खुलापन है भारतीय सोच का, मुझे लगता है इस खुलेपन से, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं, पर उसके बावजूद हम दुनिया की बेहतरीन चीजें आत्मसात करेंगे। आत्मसात करना और अनुकरण करने में फर्क है। हम कहीं ये गलती कर बैठे कि आत्मसात करने का मतलब है हमने अनुकरण करना शुरू कर दिया। आत्मसात करने का मतलब है वो निचोड़ लेना और उसके बाद अपनी संस्कृति में, अपने अपने अनुभव में उसको घुल मेल के नई चीज बना के सामने रखना। इसको कहते हैं कि हम इतने सारे लोग आए और अपना अपना जो भी कुछ अच्छा भला था वो यहाँ छोड़ के गए, हमने जो अच्छा था वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। इसी को वसुदेव कुटुंबकम मैं मानता हूं। और आज की तारीख में दुनिया एक जैसी दिखती है। आप चाइना में जाइए, जापान में जाइए, अमेरिका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, यूरोप में जाइए, सब एक जैसा है। पेट्रोल पंप एक जैसे, क्या कहते हैं, जितनी भी खान पान की दुकानें एक जैसी, मॉल एक जैसे। जो एक अपनी समाज की एक आइडेंटिटी होती है,
जो विंडो शॉपिंग और हमारी जो आप बाजार देखिए, हाट देखिए, जो वहां जाके सब्जी जिस तरीके से लगाई जाती हैं और वहां जाके सब्जी खरीदने का जो अनुभव होता है वो अपने आप में भारतीय है। वो आपको मॉल में जाके सब्जी खरीद के नहीं मिलने वाला है। तो मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं। उसी तरीके से भाषा के प्रति जो प्रेम है, उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, उसके अंदर का जो संगीत है, वो भारतीय होना चाहिए। जैसे हमारे गांव का आदमी आते ही लगता कान खड़े हो जाते हैं कि यहाँ कहीं एक अलग किस्म की आस है और अलग किस्म का संगीत है। उसी तरीके से जो हमारी वैरायटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स है, वैरायटी ऑफ फूड है, वैरायटी ऑफ थिंकिंग है, वैरायटी ऑफ वैल्यूज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इसको ये जो पिटारा है, ये खोलने का समय आ गया है। क्योंकि ये पिटारा हमारे पास है, इसीलिए लोग एशिया की तरफ देख रहे हैं और खासकर हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वैविध्य है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेके दमन दीव तक का जो पिटारा है, जो वैरायटी है, चाहे वो सोच की है, अभिव्यक्त होने की है, खान पान की है, रंग कला दृष्टि की है, विजुअल्स की है, श्राव्य की है, ये बिल्कुल दुनिया से अलग है। सोच की तो है ही है, कहीं ना कहीं ये सेंटर में रख के हमारी अभिव्यक्ति अब आगे बनेगी। और ये दुनिया के पास इतना वैविध्य नहीं है, इतनी कलरफुल संस्कृति नहीं है, इतनी गंभीरता नहीं है, इतनी गहनता नहीं है। और वो मुझे लगता है कि अपने आप में हमें कहीं ना कहीं दुनिया से अलग बनाएगी। और यही बार बार मैं दोहराता हूं, यही इसकी जो हमारी लोकल अस्मिता है, लोकल समृद्धि है, लोकल अस्तित्व है, यही अब ग्लोबल पहचान बनेगी, जिसको हम विश्व गुरु होने की बात जो कर रहे भारत देश में, वो संभावना मुझे दिखती है। और वो सारे दुनिया देखने के बाद, समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा पिटारा दुनिया से बहुत ही अमीर है। ये हमारी जो अली बाबा की गुहा है, वो चाहे ट्राइबल आर्ट से देखिए, फोक आर्ट से देखिए, क्लासिकल आर्ट से देखिए, पारंपरिक कलाओं से देखिए, आधुनिक कलाओं तक इतने चेहरे हैं हमारे पास। तब जाके भारतीय संस्कृति बनती है, तब जाके हिंदुस्तान की अभिव्यक्ति बनती है। और इस अभिव्यक्ति को मुझे लगता है हमको बरकरार रखना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा, और उसको और कैसे अमीर हो सकती है, इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। आपने भारतीय संस्कृति की बात की, भाषा की बात की। सर, एक जो मुझे भी कभी कभी इस बात का खतरा नजर आता है कि बोलियों का, जो प्रादेशिक बोलियां हैं, वो कहीं खो रही हैं। जैसे कि मैं अपने ही परिवार में देखूं, जैसे हम लोग अवधी के हैं, अवध प्रांत के, अवधी की बोली अब मेरे जनरेशन के बाद शायद ही कोई बोल पाए। संसद देने के बाद भी, जैसे हम अपने माता पिता के पास जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम अवधी में ही बात करें, अपनी उसी बोली, क्यों वो जिंदा रहे, कहीं किसी माध्यम से जिंदा रहे। उनका फोन आता है तो हम उसी भाषा में बोलने की इसी बहाने जिंदा रहे। लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक खत्म हो रहा है, तो ये एक थोड़ा सा डर सताता है जी। तो ये क्या है कि हमने किसी बात को प्रमाण भाषा माना। ये भाषा की जो राजनीति है, इससे हमें बाज आना चाहिए, और जितने जल्दी आएंगे उतना बेहतर होगा। कि कोई भी एक शहर के लोग या किसी एक समूह के लोग, किसी एक वर्ग के लोग एक भाषा जो बोलते हैं, उसको आप प्रमाण भाषा बोलते हैं या प्रमाणित भाषा कहते हैं, और वो बोलता है तब उसका सम्मान होगा। उसके अलावा जो भी उसके अलग अलग अभिव्यक्ति के तरीके हैं, जिसको हम बोली भाषाएं बोलते हैं या डायलेक्ट्स बोलते हैं, वो बोलने वाले लोगों को हमने इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। मुझे लगता है कि ये एक शहरी लोगों का षड्यंत्र है। मैं शहर में सारे ही लोग प्रमाण भाषा बोलते हैं, नहीं है। उस ट्रैप में कहीं ना कहीं हर भाषा है इस देश की। आप हिंदी की बात कर रहे हैं, हम मराठी की बात करते हैं, कुछ लोग बंगाली की बात कर रहे हैं। जो प्रमाण भाषा है उसी को ही अंतिम सत्य मानना, यह बहुत गलत है। देखिए, प्रमाण भाषा में भाषा का संगीत नहीं होता है। जो उच्चारण में संगीत है वो सारी बोली भाषाओं में है। क्यों बोली भाषा आते ही आदमी को गुदगुदी होने लगती है? क्यों अंदर से आदमी खुलना
खिलना लगता है। आप नाटक देखिए, आप फिल्म देखिए, आप सीधी प्रमाणित प्रमाण जो भाषा मानी है वो हिंदी में देखिए, और एक भोजपुरी का देखिए, छत्तीसगढ़ी का देखिए, मालवा की भाषा का देखिए, राजस्थानी का देखिए, इतनी बोली भाषाएं हैं, उस भाषाओं का संगीत हमने खोया है। आप आपकी क्लासिकल परंपरा देखिए, सारी चीजें कौन सी भाषा में लिखी है? वो कोई ना कोई बोली भाषा में, भोजपुरी की है या उस तरीके के डायलेक्ट की। इससे तो हमें समझ जाना चाहिए था कि उसकी जो मस्ती है, जिसको हम एक श्रवणीयता जिसको कह सकते हैं, कि उस भाषा में श्रवणीयता है। मैं भी एक छोटे गांव से आता हूं, मेरी भी भाषा मराठवाड़ा रीजन की है। तो जब मैं वो बोलता हूं, तो बोलता था नाटक में, तो लोग के कान खुलते ऐसे होते थे, ये कौन सी भाषा बोल रहा है, क्योंकि अपेक्षा ये होती है कि हम सारे एक ही भाषा बोले। और चाहे वो अंग्रेजी बोलना है तो हम ब्रिटिश अंग्रेजी बोले, पर दुनिया में अंग्रेजी के कितने डायलेक्ट्स है। मुझे लगता है अंग्रेजी ने ये सबको मौका दे दिया, आप अपनी अपनी भाषा में बोलो भाई, पर बोलो। बोलने के लिए कुछ है क्या नहीं तेरे पास? भाषा माध्यम है, उस माध्यम की क्षमता, जब तक उसको कहते कि बोली भाषा वो भाषा होती है जो हृदय की बात निकलती है, दूसरे हृदय तक पहुंचाने वाली भाषा होती है, वो बोली भाषा है, वो डायलेक्ट है। वहां का आदमी जब एक दूसरे को पुकारता है तो दूर से ही हम जैसे बाहर के जाने वाले लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। वो उसी के लिए कि उसमें संगीत है, नादमयता जिसको कहते हैं। बोली भाषा में नादमयता है, वो नादमयता से हमने दुश्मनी कर ली। वो नादमयता प्रमाण भाषा में उतनी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका जो लहजा है उसी में एक आस काटने की प्रमाण है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं अगर इस भाषा में बोल रहा हूं, अगर मैं इस भाषा में बोल रहा हूं, तो तुरंत मैं दूसरी कोई और डायलेक्ट में घुसने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं का आत्मा जो है वो ये बोली भाषाएं हैं। ये जो देहाती लोग हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग हैं कितने, अब तो थोड़े बढ़ गए हैं, पर हम आप जैसे भी लोग हैं जो अपनी भाषा को संजोए हुए हैं दिल में, लेकिन ड्यू टू इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हम उस भाषा को दूसरे के सामने खोलते नहीं है, क्योंकि हमें संकोच या संकोचित करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है इससे हमको दूर रहना चाहिए, और जितनी हमारी भाषाएं हैं वो डंके की चोट पर लोगों को पढ़ानी चाहिए। आप ये भी भाषा बोलिए, प्रमाण भाषा भी आनी चाहिए, और आपको अपनी जो बोली भाषा है वो भी आनी चाहिए। तब जाके आपके पास रिचनेस तो बढ़ जाएगा ना, आपके पास दो भाषा होंगी ना। आप छत्तीसगढ़ी में भी बोल रहे, आप अवधी में बोल रहे, आप भोजपुरी में बोल रहे, हम मराठवाड़ी भाषा में बोलेंगे, वराडी में बोलेंगे, मालवणी में बोलेंगे। तो एक आदमी प्रमाणित मराठी भी बोल रहा है और 4 डायलेक्ट भी बोल सकता है, तो वो तो अमीर हो गया ना। उस भाषा का वांग्मय जिसको कहते हैं या लिटरेचर है, वो भी समझ रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाषाई राजनीति से हमको ऊपर उठना चाहिए, और हमारी जो डायलेक्ट्स हैं वो असल में उस नेचर से पैदा हुई भाषा है। भाषा एक मरती है तो वहां का नेचर, सृष्टि मरती है। भाषा मरती है तो एक अभिव्यक्ति का तरीका मरता है। इसीलिए उस अभिव्यक्ति के तरीके को मरने ना देना, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, ये देखना मुझे लगता है कि आज की तारीख में कलाकारों का, और कला के पीछे खड़े जो लोग हैं, व्यवस्थापन है, प्रशासन है, इन सब का वो काम है। और हमें भी अपनी भाषा, अपनी बोली बोलने में किसी तरह का हीनता का बोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपको तो सुपेरिटी महसूस होनी चाहिए। मैं प्रमाण भाषा भी बोलता हूं और मैं अपनी भाषा भी बोलता हूं, उसको उसी तरीके से प्रोमोट और प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं या अवधी बोल रहे हैं या मगधी बोल रहे हैं, तो आप हमसे ज्यादा अमीर हो, ये उसका सम्मान होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस तरीके के पुरस्कार देने चाहिए कि अगर आप वो भाषा बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हो। हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर इतने नाटक किए, उसी भाषा में किए। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो इस मंच के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। अरे क्या बात है, मतलब ये तो हमारे क्या कहते हैं आद्य गुरु हैं एक तरीके से।
जैसे भरत मुनि और हमारे जितने लोक कलाकार और ये सब है, कालिदास है, भास है, उसी कड़ी के आगे के जो है मुझे लगता है हबीब साहब है। और उन्होंने एक हमको भाषा का सम्मान, जिस भाषा की आपने बात की है, वो हिंदी में भी थिएटर कर सकते थे, प्रमाण हिंदी में या प्रमाणित हिंदी में कर सकते थे, जिसको हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने वो डायलेक्ट चुना जो छत्तीसगढ़ी है, जो उस प्रांत का है, आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो उस नाटक में उस भाषा ने अपने आप में चमत्कार किया है, संगीत ने चमत्कार किया है जो भाषा से उपज हुई थी। तो मुझे लगता है जिसको छत्तीसगढ़ी समझती भी नहीं थी, उन सबको वो नाटक पूरी तरीके से समझता था। वो ताकत है उस भाषा के गेयता की, नादमयता की, और जिसको कह सकते हैं कि संगीत अनुभूति कानों को देने की। अमन जी, आप एनएसडी स्कूल में रहते हुए ट्रेंड हो रहे विद्यार्थियों के साथ काम किया, जो ट्रेनिंग पा चुके थे रिपेट्री के एक्टरों के साथ काम किया, अनट्रेंड एक्टरों के साथ वर्कशॉप्स में जा के काम किया। अभिनय के स्तर पे आप ट्रेंड अनट्रेंड में कोई बदलाव, कोई स्तर देखते हैं क्या? देखिए क्या होता है, दो तरीके के हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा एक को सुपेरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने की स्थिति में जाने वाले लोग हैं। मुझे लगता है इससे हमको दूर रहना चाहिए। ट्रेनिंग के दो तरीके, एक है फॉर्मल ट्रेनिंग है, औपचारिक ट्रेनिंग है, एक अनौपचारिक ट्रेनिंग है या इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। जो ट्राई एंड एरर मेथड से पढ़ता है, लिखता है, चूकता है, सीखता है, वो एक तरीका है। और एक है जैसे भारतेंदु नाट्य अकादमी में जाइए या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाइए या एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई विश्वविद्यालय में जाइए या कहीं और राडा में जाइए। वहां पर 2-3 साल के समय में उस बंधन में आपको ज्यादा से ज्यादा नाटक का फाउंडेशन सिखाया जाता है, नाटक करने के, सोचने के तरीके सिखाए जाते हैं। यहां पर वो सीखते सीखते हो सकता है कि कई हिस्से अछूत भी रह जाते हैं, उस तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता है। पर यहां 15-20 साल उस अनुभूति को या उस आकलन को समझने के लिए, उस स्थिति को समझने के लिए 15-20 साल आपको ट्राई एंड एरर से थिएटर करना पड़ता है। यहां पर 3, साढ़े 3, 4 साल में आपको वो एक तरीके से गठड़ी आपके साथ होती है। फर्क इतना ही है। 25-30 साल के बाद आप दोनों भी एक ही गाड़ी में बैठे हम लोग नजर आते हैं। उसको भी ब्रेख्त मालूम है, उसको भी स्टेनिस्लावस्की मालूम है, उसको भी शेक्सपियर मालूम है, उसको भी भरत मुनि मालूम है, उसको भी भास मालूम है, तेंदुलकर मालूम है, कार्नाड मालूम है, मोहन राकेश जी मालूम है, उसको भी ये डायरेक्टर्स मालूम है, वो डायरेक्टर्स मालूम है। प्रॉब्लम कहां है कि ये फॉर्मल ट्रेनिंग आपके समय में एक बचत करता है कि जो आपको 15-20 साल करते बैठने की जरूरत नहीं है, 3 साल में आपने कर लिया। आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो मौका देता है, 10-12 साल बचाता है आपके। ये मुझे लगता है कि फर्क है। अब जैसे शंभू मित्रा का उदाहरण लीजिए या डॉक्टर लागू का उदाहरण लीजिए, कोई उस तरीके से फॉर्मली ट्रेंड एक्टर नहीं थे। बाल गंधर्व फॉर्मली ट्रेंड एक्टर नहीं थे, जयशंकर सुंदरी फॉर्मली ट्रेंड एक्टर नहीं थे, या फिदा हुसैन फॉर्मली ट्रेंड एक्टर नहीं थे। ये उस शैली में रहते रहते, सीखते सीखते ऐसे हो गए कि एक प्रतिभा संपन्न, क्योंकि उन्होंने भी स्टेनिस्लावस्की पढ़ा है, उन्होंने भी भरत मुनि को पढ़ा है, उन्होंने भी और किसी को पढ़ा है जो उनके इर्द गिर्द थे, जो संभव था उनको। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स लेने की या देने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल ट्रेनिंग आपको जल्दी जल्दी नॉलेज देता है, एक साइंटिफिक अप्रोच देता है। इनफॉर्मल ट्रेनिंग है वो अपना अप्रोच बनाते बनाते 15-20 साल लेता है। इतना ही फर्क मेरे लिए है। बीइंग अ डायरेक्टर आप प्राथमिकता किसको देंगे? ट्रेंड? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो ट्रेंड एक्टर है उससे कम्युनिकेशन फास्ट होता है, वो तो ऑब्वियस है। हम ये नहीं कह रहे कि जो आप सीखिए नहीं और आप आंखें खुली नहीं रखिए, आपको सीखना जरूरी है, भले आप फॉर्मली ट्रेंड नहीं है। इनफॉर्मली ट्रेनिंग में भी आंख मस्तिष्क जिसका खुला है वो जल्दी 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 उस ट्रेनिंग प्रक्रिया को, वो चाहे भले ही इनफॉर्मल है, उसको पचाने की कोशिश करता है। फॉर्मली ट्रेंड एक्टर को वो सारी परिभाषाएं मालूम होती है, वो सारी मेथड्स मालूम होती है। उसको एक बार कहा कि अब ये नाटक हम रियलिस्टिक स्टाइल में करेंगे, अब उसको रियलिस्टिक स्टाइल क्या है आपको सिखाते बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मालूम है इतना ही मुझे एक्सप्रेस करना है। इनफॉर्मल एक्टर्स को वो थोड़ा बहुत समय ज्यादा देना पड़ता है। बट आई प्रेफर
एब्सोल्युटली आई एम रेडी टू वर्क विथ एनी एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा कि मैंने अपने नाटकों में ज्यादातर एमेटर एक्टर्स के साथ ही काम किया है। जहाँ रेपर्टरी और यहाँ तो फॉर्मली ट्रेन्ड एक्टर मिले हैं, उसका तो फायदा होता ही है। वो भी वहां भी टाइम क्या कहते हैं बचता है, और डायरेक्टर अपने सृजन क्षमता पे ज्यादा काम कर सकता है। तो ये फर्क तो थोड़ा बहुत रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छे और ये बहुत ही ठीक नहीं है। देखिए, इस क्या कहते हैं भारतीय नाटक का चेहरा ही एमेटर थिएटर से बना हुआ है। इसकी पहचान, इसकी आत्मा जो है, हमारे पास प्रोफेशनल कंपनियां कितनी हैं। जो बल्क में थिएटर होता है इस देश का, वो एमेटर थिएटर होता है। गांव गांव में, कस्बों में, शहरों में, गली गली में, गली कूचे में जो थिएटर होता है वो तो एमेटर है। उसका सम्मान हमको एक साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे भारतीय थिएटर की जो पहचान है, वो उसका सबसे बड़ा चेहरा जो है एमेटर थिएटर है। प्रोफेशनल थिएटर, मैं ये नहीं कहता कि प्रोफेशनल थिएटर करना नहीं चाहिए, मैं तो प्रोफेशनल थिएटर करना चाहिए इसी विचार का हूं, और उसी विचार की तरफ हम जाते हैं कि एमेटर से जो प्रोफेशनल होने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक क्वालिटेटिव अमीरी की तरफ, समृद्धि की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है। पर ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां क्वालिटी है, अब जैसे हबीब साहब ने क्या किया कि आदिवासी जो नाचा के कलाकार थे उनको उठा के थिएटर किया वो, और उसने एक उदाहरण दिया, हम लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के सामने रखा कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, वो अनपढ़ तो वो जिंदगी से बहुत पढ़े हुए लोग थे, लेकिन निरक्षर लोग हैं, वो उनके साथ भी ऐसा थिएटर किया जा सकता है कि दुनिया को हिला सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है आपको एमेटर एक्टर्स के साथ। प्रोफेशनल एक्टर के साथ वो अपना काम करके आता है, क्योंकि उसको मालूम है, मेथड्स मालूम है, और दोनों की अपनी अपनी बलस्तान है, दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। एक सवाल अभिनेता से जुड़ा हुआ कि जैसे आप नाटक से पहले कास्टिंग के दरमियान इम्प्रोवाइजेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, फिर चीजें रिहर्सल के दरमियान फिक्स हो जाती हैं, ब्लॉकिंग वगैरह सब फिक्स हो जाती, लेकिन प्रदर्शन के दौरान भी कई एक्टर इम्प्रोवाइज करते चले जाते हैं, उसको आप क्या सही मानते हैं? देखिए, वो दो तरीके हैं कि किस तरीके का नाटक आप कर रहे हैं। जो इम्प्रोवाइज करने के लिए मौका छोड़ने वाले कुछ नाटक होते हैं, जैसे मैंने गधे की बारात किया था, या एक दूसरा जो बहुत फेमस नाटक हुआ मेरा मराठी में, 4 दिवस प्रेमाचे, जिसके 1,500 से ज्यादा शो हो गए। उस नाटक में हमने इम्प्रोवाइज करने की जगह रखी थी, वही डायलॉग दूसरे शो में बोलना नहीं है, वो एक्टर का होमवर्क था। या वहां की एक्शन है उसको ढूंढनी पड़ती थी, जिस गांव में गया उस गांव के लोगों को कनेक्ट करने के लिए वो गैप्स छोड़े थे, वो उनको भरने थे। अब उस समय पे उस तरीके के आप गैप भर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी वाले एक्टर भी तो तैयार है ना, उसको मालूम है यहाँ पर ऐसा कुछ नया बोलने वाला है, वो भी आपस में शेयर करते कि ये बोलने वाला हो। पर उस छोड़ के, नाटक की शैली को छोड़ के, डायरेक्टर के बेसिक फ्रेम को छोड़ के आप मीनिंगफुल इंप्रोवाइज कर रहे हो विथ द परमिशन ऑफ डायरेक्टर इज वेलकम्ड। पर आप ना अपने को एक्टर को क्या कहते हैं वो सम्मान दे रहे हो, और जो मुझे लगेगा मैं करूंगा, तो इस बात से थोड़ा क्या कहते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म है, उस प्रोफेशनलिज्म पे आंच आती है इससे। तो प्रोफेशनलिज्म ये है, फोक थिएटर में भी एक दूसरे के सामने बोलते हैं मैं आज रात में ये डायलॉग ऐसे बोलूंगा, ये शेयरिंग होता है, ताकि सामने वाला जो एक्टर है वो तत्पर रहे, वो रेडी रहे, उसको भी तो कुछ सूझ सकता है, वो भी ज्ञानी है, उसको भी क्या कहता प्रेरणा हो सकती है, उस स्वयं स्फूर्त वो भी हो सकता है। तो इसीलिए ये प्रोफेशनल अप्रोच से अगर आप करोगे तो उसका स्वागत करेंगे। अगर वो आप केवल मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, जो मैं, क्योंकि थिएटर इज नॉट आई, थिएटर इज वी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं से बढ़कर हम का थिएटर होता है, और ये हम का थिएटर करने वाला प्रोफेशनलिज्म होता है। तो इसलिए उसका स्वागत ऐसे थिएटर में ऐसे प्रोफेशनल अप्रोच के साथ होता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और जहां जरूरत नहीं है वहां आप कुरेद रहे हो, वहां पर कुछ ना कुछ मुंडेल रहे हो, तो वो स्वागत आर्य नहीं है।
उसका स्वागत बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। मतलब जो भी करें आपके को एक्टर को पता होना एग्जैक्टली, वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन, वो गेम का रूल है। मैं ऐसे खेलूंगा ये सामने वाले को मालूम होना चाहिए, अपने टीम वालों को। सामने वाले टीम को नहीं मालूम होना ये तो उसकी खासियत होती है, पर अपनी टीम को तो मालूम हो कि आज ये कौन सा छक्का मारने वाला है। आपने अभी एक नाटक गधे की बारात का जिक्र किया। जी गधे की बारात श्री राम सेंटर रिपेट्री में जब आपने किया था, जी। उस नाटक ने हम लोगों के दिमाग खोल दिए थे। हम्म। पहली बार, मतलब इतने सालों से हम काम कर रहे थे, लेकिन वो टिकट काउंटर से लेके बाहर, श्री राम के बाहर उस पेड़ के आगे, पार्किंग के आगे तक पहली बार लाइन लगी हुई थी टिकट खरीदने वालों जी की। जी जी। वो कोई रेगुलर ऑडियंस नहीं थी, नहीं। आम लोग थे और लाइन में खड़े हुए थे। हम बाकायदा मेकअप में तैयार होके भाग के ये देखने के लिए आए थे, क्योंकि ऐसा दृश्य हमने देखा नहीं था, दिल्ली थिएटर में देखा नहीं था। प्लीज। तो मुझे याद है मैं पहले 5 शो के लिए वहां था, उसके बाद तो कभी एक आध बार वो वापस जाके देखा होगा मैंने। लेकिन क्योंकि ये हमारी धारणा है कि लोग थिएटर देखने नहीं आते हैं, वो क्यों आए? वो उस नाटक के 250-300 शो आप लोगों ने किए, अलग अलग साल चलता रहा श्रीराम सेंटर रेपर्टरी का। वही स्थिति जाने मन की भी है कि लोग कहां से आ गए इतना डेड सीरियस थिएटर देखने के लिए। एक भी, उसका रिकॉर्ड है, एक भी शो में एक भी कुर्सी खाली नहीं रही। तो उसकी वजह यही है कि उस समय दिल्ली दूरदर्शन ने इसके ऊपर आधे घंटे का प्रोग्राम किया था और उन्होंने श्रीराम सेंटर के विंडो से लेके मंडी हाउस के चौराहे तक जो लाइन टिकट के लिए लगी थी वो शूट करके देखा था। वो ऑडियंस, मैं तो मुंबई से लेके गया नहीं था वहां, वो ऑडियंस मुझे भी नहीं मालूम थी कौन सी, क्योंकि दिल्ली की ऑडियंस पहचान में आती, जो रूटीन ऑडियंस है। वो चेहरे बार बार इस नाटक में, उस नाटक में, इस क्या कहते हैं प्रदर्शनी में, उस पुस्तक मेला में वही दिखते हैं, पर ये ऑडियंस कहां से आ गई हमें भी नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो नाटक लोगों को खींच के लाने में सफल हुआ। तो यही नाटक की ताकत है। और मेरा जो अनुभव है मेरे अपने नाटकों से भी है, और मैं हबीब साहब के नाटक या बीबी कारन जी के नाटक या हमारी एनएसडी के रेपर्टरी के नाटक, कुछ श्रीराम सेंटर के रेपर्टरी के नाटक, और महाराष्ट्र में प्रोफेशनल कंपनियां तो है पर जो एमेटर थिएटर करने वाले लोगों के नाटक, जिसका घाशीराम एक उदाहरण है उसमें से, या महानिर्वाण उदाहरण है, ये तो एमेटर ग्रुप ने किए हुए नाटक है। ये नाटक लोगों को खींच के कहां से लाए? मुझे लगता है नाटक में उतनी ताकत चाहिए कि लोगों को घर से खींच के टिकट निकाल के नाटक में बैठने के लिए मजबूर करे। इतनी ताकत उस नाटक के परिणाम में होना चाहिए। मुझे याद है वहां के पोस्टर, हमारे आशीष स्वामी अब नहीं रहे, वो अभी इस कोरोना की स्थिति में वो भी गुजर गए हैं, पर उन्होंने पोस्टर डिजाइन किया था उस नाटक का, मुझे याद है। और किसी ने नाटक देखा और इतने उसके ऊपर किस किए थे पोस्टर को, तो हम तो दंग रह गए कि ये क्या हो गया। ऊपर से नीचे आ गए तो ये पोस्टर बिल्कुल अलग किस्म का हो गया है, ओठों के उस पे छप्पे पड़े हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाटक की ताकत है। वो मेरे नाटक की नहीं, सैया भाई कोतवाल जैसा नाटक मैंने देखा है, मैना गुजरी जैसा नाटक देखा है, मुख्यमंत्री जैसा नाटक देखा है, तुगलक जैसा नाटक देखा है। ऐसे एक से एक बेहतरीन नाटक जब वो नाट्य अनुभूति की तरफ आपको ले जाएंगे तो दर्शक खींचे चला आएगा। और उसका लेटेस्ट उदाहरण है जाने मन और गजब तेरी अदा। ये मेरे अपने नाटक है कि जो कि मैंने खुद अनुभव किया है, पर और भी दोस्तों के, जैसे हैप्पी रंजीत के नाटक है, देखिए उसमें दर्शक कहां से आ रहे हैं। तो हम लोगों के सामने ये उदाहरण है, ये सक्सेस स्टोरीज हमको बार बार हमारे लोगों के सामने रखना चाहिए। हम उदासी की स्टोरीज बहुत गाते हैं, हमें उदासी के गीत गाना छोड़ देना चाहिए। और रंजीत कपूर के नाटक कहां से दर्शक लाते हैं? इतना बड़ा डायरेक्टर है हिंदी थिएटर का कि उनके, मैंने जितने भी नाटक देखे वो तूफान मचाने वाले नाटक थे, लेकिन क्योंकि उसमें भीड़ ज्यादा होती है, वो शायद उसकी क्वालिटी कमतर होगी, ऐसा हमने उसके ऊपर एक तरीके का इस तरीके की सोच रखना सही नहीं है। जो भी नाटक, मतलब अगर वो बॉक्स ऑफिस कैलकुलेशन से किया होगा और क्या कहते हैं अभिरुचि
क्या कि वहां पर अगर वो एक एडजस्टमेंट करने वाला नाटक होगा, उस नाटक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मोहन राकेश जी के नाटक है, वो अभिरुचि को संपन्न करने वाले नाटक है। तो इस तरीके के जो नाटक लिखने वाले हैं, नाटक डायरेक्ट करने वाले हैं, नाटक अभिनय करने वाले हैं, संगीतकार के नाम से नाटक चले हैं, हमारे देश की ये एक परंपरा है। तो जिनकी वजह से भी नाटक चलता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लोग नाटक देखने आ रहे हैं और वो नाटक मीनिंगफुल है, तो उसको सर पे उठा के हम सब नाटक वालों को नाचना पड़ेगा, तब जाके दर्शक बढ़ेंगे। लेकिन सर, ये मैं मराठी रंगमंच की बात नहीं करूंगा, लेकिन हिंदी रंगमंच का ये दुर्भाग्य है कि जब हम व्यावसायिकता की तरफ बढ़ते हैं, जब किसी नाटक में दर्शक शुमार आता है, बड़ी संख्या में आता है, तो हम उसको किसी अलग सांचे में ले जाके उसकी टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते। वो करते कमर्शियल हो गया। हाँ। अब जो नाटक हमने देखा है मराठी में, वाड़ा चिरेबंदी, विरासत जो हो गया, अब वो हाउसफुल चल रहा है। हमारे एक दोस्त डायरेक्टर है चंद्रकांत कुलकर्णी, उन्होंने वो डायरेक्ट किया है, वो ट्रायलॉजी डायरेक्ट किया है। वो तीनों भी एक लगातार शो करते, एक एक करके भी शो करते हैं, और वो नाटक में दर्शक जुटे हैं। विजयाबाई ने पहले किया था, तब से जुटे हैं। अब वो मराठी में होता है तो कमर्शियल हो जाता है, और जैसे हम हिंदी में करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। इस सोच से हमें, मुझे लगता है कि बाहर निकलने की जरूरत है। जो इनोवेटिव है वो इनोवेटिव है, वो किसी भी भाषा में हो, उसको दर्शक कितने आते कितने नहीं आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खाली थिएटर में कौन नाटक करना चाहेगा? एक जमाने में था कि जिसमें ज्यादा दर्शक आते थे तो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से हीन दृष्टि से देखा जाता था। वो हम सुपीरियर है, हमारे इसमें एक दर्शक आ गया तो वो खुद का सम्मान, खुद को आरती उतारने वाला एक जमाना था। पर अब वो नहीं रहा है। अगर मुगले आजम में क्या कहते हैं 10-10 हजार के टिकट निकाल कर पूरा थिएटर 2000 कैपेसिटी का, दिल्ली में मैंने देखा 25 शो लगातार हाउसफुल जाते, तो उसका सम्मान कीजिए ना। हम ब्रॉडवे में जाके उसका सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिस नाटक को दर्शक चाह रहा है, तो उस नाटक का भी हमें सम्मान करने का स्वभाव अब बनाना पड़ेगा। अब तक हो सकता है हमने नहीं बनाया होगा, लेकिन ये बेशर्ते वो नाटक क्वालिटेटिव है, नाटक इनोवेटिव है, नाटक मीनिंगफुल है। जाने मन की आप बात कर रहे हैं, जाने मन भी एक बहुत ही सफल नाटक रहा आपका। उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उससे बहुत लोग दर्शक के तौर पे जुड़े हैं, मतलब नाटक के विद्यार्थी के तौर पे लोगों ने उसको उस तरह से देखा है, लेकिन सबके लिए चमत्कृत कर गया है वो नाटक। तो मैं चाहूंगा कि आपके मार्फत आज लोगों को पता चले कि उसकी रचना प्रक्रिया कैसी रही। उसकी रचना प्रक्रिया, वो एक पहला जो नाटक था जिसका आपने जिक्र किया, झुलवा नाटक का, वो उस प्रक्रिया से एक तरीके से उसमें एक ऐसा कैरेक्टर था, उस जो देवदासी नहीं है, जोगते और जोगतिनी नाम का एक कल्ट है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे। उसको लेके उस लड़की का, ऐसे एक फैमिली में पैदा हुई लड़की का वो पढ़ना चाहती है, और उसको किस तरीके से अंदर का समाज और बाहर का समाज पढ़ने नहीं देता, उसके खिलाफ उसका वो आवाज था, विद्रोह था। उसमें एक कैरेक्टर था जो पुरुष था और वो साड़ी पहनता था, जो सयाजी शिंदे वो काम करते थे। और तो बार बार वो वर्तमान पत्र वालों ने या लोगों ने उसको हिजड़ा हिजड़ा कहना शुरू कर दिया, और हम कह रहे थे कि भाई वो हिजड़ा नहीं है, वो एक कल्ट है दूसरा, उसका हिजड़ा से कोई या किन्नर कल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों ने हमको ही सवाल करना शुरू कर दिया, तो फिर हिजड़ा क्या है बताइए। तो मैंने कहा ये तो गजब हो गया भाई, झुलवा जैसा एक इतने क्या कहते हैं रिसर्च करके नाटक हमने आपके सामने रखा है, वो नाटक तक हमारा अध्ययन, हमारा रिसर्च सीमित है। अभी हिजड़े का भी क्या हम ही उसका जवाब दे तो आप क्या करेंगे? आप भी तो कुछ कीजिए ना। पर ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ने पूछा, किसी एक शो में वो मन में रह गया, और 10-15 साल के बाद अचानक हम कुछ एक प्रोग्राम कर रहे थे, और वो मचिंद्र मोरे जी जो मेरे साथ झुलवा से वो कोरस में गाते थे, और फिर आगे चलकर उन्होंने गीत भी लिखे, कुछ प्रोग्राम में कुछ स्किट भी लिखे। तो एक रात में ऐसे ही बैठे थे कहीं गपशप करते हुए, तो हमने कहा कि यार एक नाटक लिखना है।
तो कौन सा? तो मैंने कहा यार किन्नरों के जीवन पे एक नाटक लिखना है। अच्छा, तो कौन लिखे? मैंने कहा आप लिखोगे। उसने इसके पहले नाटक कभी नहीं लिखा था, स्किट्स लिखे थे, कविताएं लिखी थी, गीत लिखे थे। तो उसने कहा मेरे से तो नहीं होगा, मुझे नाटक लिखना नहीं आता। मैंने कहा वो उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम निरंतर आपके साथ है। मैंने कहा आप उसका रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, वो भी इस कोरोना की वजह से 9 अप्रैल को 10 अप्रैल को उनकी भी डेथ हो गई। आज उनको बहुत मिस कर रहा हूं मैं, और पिछले कई दिनों से मैं भूल नहीं पा रहा हूं कि आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मच्छिंद्र ने, मुझे लगता है कि 400-500 किन्नरों से बात की होगी। वे अलग अलग 4 साल ये रिसर्च चलता रहा। जो उनके साथ जुड़े हुई जो सोशल संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनसे हमारी दोस्ती थी। तो मैंने भी कई लोगों से बात की, करते करते वो नाटक बन गया। वो 9 बार नाटक लिखा हुआ है। हमारी एक टीम थी, वो हर नए ड्राफ्ट के बाद हम बुलाते थे घर में, इसी घर में, और यहां पर उसकी रीडिंग होती थी और हर कोई उसके ऊपर बोलता था। तो ये 9 बार हो चुका था। जो हमने रेपर्टरी के एक्टर के सामने जो ड्राफ्ट पढ़ा, वो 9वां ड्राफ्ट था। और वो मुझे लगता है मच्छिंद्र जी को ही नहीं, मच्छिंद्र मोरे नहीं थे वो पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये नाटक सच में है। उनको लगा कि ये कोई फैंटेसी है, ये सच नहीं है। ऐसे कोई होता है क्या किन्नरों के जीवन में? और धीरे धीरे फिर हमने पहले ही दिन, वो जब नाटक पढ़ने आए थे सारे रेपर्टरी के आर्टिस्ट को, हमने कहा था साड़ी और ब्लाउज पहन के आएंगे। उनको नहीं मालूम था स्क्रिप्ट क्या है, क्या क्या है। वो बड़े अटपिटा से साड़ी पहनी है, वो झेल नहीं पा रहे, बॉडी का और साड़ी का मारा मारी हो रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू सी अ मेल बॉडी इंटरैक्टिंग विद अ फीमेल कॉस्ट्यूम, कि क्या होता है। वहां से शुरुआत हो गई और उसके बाद उनके सामने ये नाटक पढ़ा गया। और धीरे धीरे फिर मुझे लगता है कि वो कंपलसरी था, कोई भी बिना साड़ी का या बिना फीमेल ड्रेस का किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी, उसको प्रवेश नहीं था। तो इस तरीके से वो 3.25 महीने तक उसकी रिहर्सल चली है। और एक करके कुछ हमने वीडियो बनाए थे यहाँ पर, जो एक्चुअल किन्नर कम्युनिटी के लोगों ने जो बातें की थी। कोई एक आज तक या किसी इसका एक प्रोग्राम आता था, उसमें इस तरीके से किन्नर कम्युनिटी में, उस कल्ट में जाने वाले जो लड़के हैं, उनके कुछ इंटरव्यू थे, वो कितने बेताब हो गए हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरीके से चलता गया। और फिर हमने कहा कि अपने एक्टर से अपना गेट, इंडिया गेट पे ये शाम को कुछ लोग इस तरीके से आते थे, उनसे जाके मिलिए, बातें कीजिए। तो एक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की, चाहे गोविंद है, टिकम है, ये सारे, ब्रिजेश या आसिफ है, ये सारे के सारे एक्टर, जगत कुमार भी था। इन एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये इतना आसानी से मानने वाला डायरेक्टर भी नहीं है और ये सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इस तरीके से एक एक दिन उनको उस कैरेक्टर में ले जाना। और अचानक एक अच्छा हुआ कि एक किताब, माई सेल्फ मोना अहमद नाम की एक किताब, प्रयाग शुक्ला जी ने मुझे कहा कि ये किताब पढ़ी है क्या वामन? मैंने कहा नहीं है। तो वो किताब उन्होंने मुझे दी और मैंने पढ़ी, और पूरा का पूरा यही था, जानेमन था। दूसरे दिन उस किताब की इतनी जेरोक्स करके हमने सारे एक्टर्स को दी, तब जाके वो कन्विंस हो गए कि नहीं ये सच्चाई है। और फिर इतना वो क्या, इस तरीके से अंदर जाते जाते वो एक अलग किस्म की दुनिया है। और एक ऐसा नाटक बन गया, मुझे लगता है कि हर एक्टर की, हर टेक्नीशियन की, हर राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके एनएसडी के सारे जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, उन सब की मेहनत, और एक तरीके से एक्स्ट्रा मेहनत, सच में बोलेंगे तो उसका वो नतीजा है जानेमन। मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं अभी भी। 2002 में वो नाटक किया था, 10 अक्टूबर 2002 को, नहीं 28 नवंबर को, और वो सोमवार था। तो मुझे कहा सोमवार को नाटक क्यों ओपन कर रहे हैं? मैंने कहा देखते हैं ना, आप लोग कहते हैं हिंदी में नाटक देखने लोग आते हैं, जरा देखते, ट्राई तो कर ले। और सोमवार से लेके शुक्रवार हमने शो किए, शनिवार रविवार शो नहीं, क्योंकि आगे दिवाली आई थी। और वो पांचों के पांचों शो पहले 2-3 घंटे में हाउसफुल हो गए। तो ये एक, मुझे लगता है कि लोगों के सामने नाटक रखने का भी तरीका है, नाटक खेलने का भी तरीका है, और
डायरेक्टर के मन में वो नाटक कितना साफ है और जो कंट्रीब्यूशन एक्टर देना चाहते हैं, डिजाइनर्स देना चाहते हैं, जो आपके विजन के साथ जुड़ता है, उसका सम्मान करते हुए जब आइडियाज गैदर होते हैं तब थिएटर बनता है। थिएटर कोई एक डायरेक्टर की बपोती नहीं है कि मैं जो सोचूंगा वही अंतिम सत्य होगा, ऐसा नहीं है। इस सारे क्षेत्र में चाहे एक्टर हैं, चाहे डिजाइनर्स हैं, चाहे म्यूजिशियन हैं, चाहे कंपोजर है, चाहे कोरियोग्राफर है, हर किसी का हिस्सा, हर किसी की आइडिया का सम्मान करने का स्वभाव का मतलब डायरेक्शन है। ये इतनी मेहनत का ही परिणाम है कि जाने मन आज जन जन के मन में जिंदा है। जी जी सर, जैसे कि पारंपरिक लोक शैलियों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लोक नाट्य से प्रभावित हैं। चुनौती यथार्थवादी नाटक करने में होती है या पारंपरिक लोक शैली? नहीं, चुनौती दोनों भी देखो, नाटक करने में मूलतः चुनौती है। किस तरीके का नाटक करेंगे, नाटक की लिखावट क्या है, नाटक की बुनावट क्या है, वो वास्तववादी या अवास्तववादी शैलियों की बात हो जाती है। जहां क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। वास्तववादी एक्सप्रेशन के थॉट प्रोसेस है, लॉजिक है, ये सारा का सारा जो इनर कैरेक्टराइजेशन है, इनर परसेप्शन ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग है, ये करते हुए उसको खोजते जाना पड़ता है। यहां भी खोजना पड़ता है, पर यहां पर आपको टोटल थिएटर आपके साथ में होता है। आपके पास साथ थिएटर भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, विजुअल आर्ट्स भी है, कलर्स भी है, शेप्स भी है, लाइंस भी है। इसका एक खेल और मेल बनाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। और वहां पर एक्टर के साथ तो हर जगह काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसमें करना पड़ता और उसमें नहीं है। तो दोनों भी, और जितनी भी शैलियां होगी, दो ही नहीं है, और भी किस तरीके का थिएटर है, हर थिएटर आपको चैलेंज देता है। वो चैलेंज आप कितने ईमानदारी से, कितने गहराई तक जाकर, कितनी रिसर्च के बाद करते हैं और कितने क्लैरिटी से करते हैं, इसके ऊपर मुझे लगता है कि वो चैलेंज निर्भर है। चैलेंज तो हर नाटक देता है, और चैलेंज स्वीकारने का स्वभाव आपके साथ साथ आपके टीम में उतारने का काम डायरेक्टर को करना पड़ता है। क्योंकि आपका छोटा सिपाही भी हो, वो डायरेक्टर से ज्यादा जिम्मेदार करने का काम मुझे लगता है डायरेक्टर को करना पड़ता है। कुछ एक्टर जो प्रोफेशनल होते हैं, खुद ही उसको मालूम होता है कि ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे उस क्वालिटी तक पहुंचना ही है जहां पर डायरेक्टर जिस दिशा में इंगित आपको कर रहा है, किस दिशा में इस नाटक को ले जाना है, वो तो करना पड़ता है। तो दोनों भी नाटक करना चैलेंजिंग है। कोई भी नाटक करना बाएं हाथ का खेल नहीं है। सॉरी, थिएटर इज नॉट लेफ्ट हैंड ड्राइव। कोई भी नाटक को हम इस तरीके से देख नहीं सकते, ये तो रियलिस्टिक है, मैं तो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी नाटक करना उतना ही चैलेंजिंग है, चाहे वो आप एब्सर्ड करिए, चाहे आप किसी भी सोच का, किसी भी तरीके का, किसी भी शैली का नाटक कीजिए। नाटक करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अमूमन ये होता है कि हर निर्देशक अपना एक फॉर्म, अपनी एक शैली, अपनी एक पहचान की तलाश करता है। उस खोजबीन में ज्यादा रहता है कि मेरा फोटे ये है, मैं अपनी एक शैली है, मेरा अपना ये फॉर्म है। आपकी अपनी क्या कोशिश है? नहीं, मेरी कोशिश मुझे कोई एक टाइप का स्कूल बनाना नहीं, ये मेरी कोशिश है। क्योंकि मैंने देखा हमारे सीनियर जनरेशन में, जैसे हबीब साहब को देखा, मैंने रतन दा को देखा, मैंने कारंजी को देखा, मैंने कावलम नारायण पनीकर जी को देखा, मैंने अलकनंदन जी को देखा, मैंने जब्बार पटेल को देखा, विजया मेहता जी को देखा। तो मतलब विजया मेहता जी ने आखिर अपनी कोई शैली नहीं, वो रियलिज्म की मास्टर थी और आज भी है, पर उन्होंने भी दूसरे तरीके से नॉन रियलिस्टिक नाटक करके देखे हैं। दुबे जी थे। तो ये सारे जो डायरेक्टर्स है, या मेरे कंटेम्पररी भी बहुत सारे डायरेक्टर है, तो मैंने देखा कि घर से अगर वो नाटक कैसे दिखेगा और कैसे सुनाई देगा, अगर मेरे कान और मन उसका आकलन कर रहा है, तो फिर मेरा सरप्राइज घर में ही टूट जाता है। और वहां जाके अगर वैसे ही निकल जाए तो उसका मजा नहीं आता, फिर हम उसको इधर रिपीट कर रहा है। वो हमने हमारे ये सीनियर लोगों के ऊपर हम खुली बात करना है, तो हम ये कह रहे हैं ना कि एक ही शैली में वो बंध के रह गए,
उसका भी एक सम्मान भी किया। और दूसरा है कि क्या है, वो तो वैसे ही दिखता है, वैसे ही सोचता है, वैसे ही आवाज आती है, वैसे विजुअल्स होते, वैसे लाइट होती है। ये भी हमने कहा है और थोड़ी दबी आवाज में कहा है, एक दूसरे से कहा है, पर ये कहा तो जरूर है। तो मैंने सोचा था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा हूं, मेरी परवरिश जो है ये लोक शैलियों की अगल बगल में हुई है, क्योंकि मैं छोटे गांव में पैदा हूं, वो मेरा एडवांटेज है। और वो सारी लोक शैलियां मुझे फोकट में मिली है, विरासत में मिली है। फिर मेरा एनएसडी पूरा होने के बाद मैं 2 साल केरल में गया और वहां पर रिचुअलिस्टिक थिएटर और फोक थिएटर के अध्ययन के लिए 2 साल मैंने बिताए। तो वहां पर जो एक विधि नाटक था वो बहुत ज्यादा हमारे इसमें नहीं है, पर वहां जिस गंभीरता से होता है वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो थिएटर नहीं है, विधि करने के लिए थिएटर का इस्तेमाल किया है, अप्लाइड थिएटर एक तरीके से। तो ये सारा मेरे पास है। मुझे आधुनिक नाटक की ट्रेनिंग एनएसडी में मिली है, मुझे स्टेनिस्लावस्की समझ में आया, मुझे ब्रेख्ट समझ में आ गया है, मुझे चेकोव समझ में आया है, मुझे भारतेंदु समझ में आए हैं। तो अब मुझे किसी भी एक शैली में बंध के रहना नहीं है। मैंने यही कसम खाई थी कि मैं कोई भी एक नाटक में किसी से भी, शायद वो एक मूवमेंट भी हो, एक विजुअल भी हो, वो उसका मैं अनुकरण नहीं करूंगा। मेरा नाटक जो भी होगा, चाहे वो जाने मन है, चाहे इसकी बात छोड़िए गधे की बारात और सैया भाई कोतवाल की, क्योंकि वो तमाशा शैली में थे। उसके अलावा मैंने किसी एक शैली में नाटक किया नहीं, और मैंने मल्टी शैली को इकट्ठा लाके कोई उसका गुलदस्ता भी नहीं बनाया। मैंने कसम खाई थी मुझे करना ही नहीं। अब देखिए, गजब तेरी याद आपने देखा होगा, वो फॉर्म कहीं है ही नहीं है। वो उस कंटेंट के लिए फॉर्म इवॉल्व करना, नाटक रचने का, नाटक दिखाने का तरीका की खोज करना, यही मेरा एक्सपेरिमेंट है। अनोखा था सर, वो अनोखा था। तो आपने जाने मन भी देखा, उसमें भी कोई हिजड़ों का कोई अपना एक कल्चर तो है ही नहीं है, वो तो सिनेमैटिक कल्चर से प्रभावित है। तो उसको भी नहीं आने देना है, और उसके बावजूद भी जो गंभीरता है उसकी अपने जिंदगी की, जो गूढ़ता है उसकी अपने जिंदगी की, वो बाहर भी निकालना है। इसलिए उस तरीके का फॉर्म ढूंढते जाना, उसको डिस्कवर करना, और वो भी कोई मैं घर में बैठ के डिस्कवर करके नहीं चलता। मैं अपने एक्टर के साथ काम करते करते, म्यूजिशियन के साथ काम करते करते, अब गजब तेरी अदा का एक उदाहरण देता हूं कि मैंने देखा कि मुझे एक महिलाओं की विद्रोह की कहानी बतानी है, तो ऐसा कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कि जो महिला का प्रतिनिधित्व करता है, विच इज आइकॉनिक विद फीमेल टेम्परामेंट। और 2.5 साल मैंने लगाए, मुझे एक भी इंस्ट्रूमेंट नजर नहीं आया। घुंघरू तो घुंघरू महिला ने खुद नहीं पहने हैं, पुरुषों ने उसके पैरों में बांधे हैं, वो खुद उससे खुश नहीं है। तो कौन सा है? हारमोनियम नहीं है, ढोलक नहीं है, तबला नहीं है, नाल नहीं है, सारंगी नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नजर नहीं आया कि जो महिला का प्रतिनिधित्व करेगा और महिला की आवाज बनेगा। अब ये पता, और बहुत मैं परेशान हो गया, यार ये क्या है, ये कौन सी संस्कृति है जिसको हम इतना सम्मान करते हैं, और इतनी दुर्गा माता और माता का इतना सम्मान करने वाला हम समाज है, उसके बावजूद भी हमें म्यूजिकली एक भी इंस्ट्रूमेंट जो है कि वो महिला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो एक दिन मेरी पत्नी गौरी केंद्रे यहां पर घर में पूजा कर रही थी, और वो पूजा करते समय जो बेल है घंटी बजा रही थी। मैं यहां बैठे अपना कुछ काम कर रहा था, और अचानक वो घंटी की तरफ मेरा कान गया, और मुझे लगा घंटी हो सकती है। फिर हमने रिहर्सल में 1 डजन एक सुर की घंटियां मंगाई, एक एक लड़की के हाथ में दी दी। पहले तो 3 दिन 4 दिन हम बजाते ही रहे, ताल के साथ मेल जोड़ना, और फिर लगा कि इससे कुछ फॉर्म बन सकता है। सो देखिए, ये खोज है। और उसके बाद सारी दुनिया को वो बहुत रास आया कि जिस तरीके का घंटी विद्रोह भी करती, घंटी गुस्सा भी दिखाती, घंटी रोमांस भी दिखाती। तो हमने कहा कि ये बात है ना, ये इवॉल्व करना है, एक चीज को इवॉल्व करना है। और वो मैंने झुलवा, मेरा पहला नाटक था मराठी में, वहां से लेके अभी तक, लास्ट नाटक तक जो लागी लगन है, तब तक मैंने इसी ध्यास से काम किया है, जो टेक्स्ट मुझे डिक्टेट करता है कि अंदर से मेरे लिए कुछ नया व्हीकल ढूंढो भाई, पुरानी गाड़ी में बिठा के मुझे लोग उस गांव तक मत पहुंचाओ।
व्हीकल का मतलब है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसको हम शैली बोलते हैं या पेश करने का तरीका है। तो मैंने हर नाटक में वो कोशिश की है, और कुछ नाटक में बहुत ही अच्छा हुआ, कुछ नाटक में आधा कच्चा रह गया, कुछ नाटक में बेहतर से बेहतर भी हो गया। और वो क्या होता है कि नाटक एक ऐसा होता है कि 100 शो हो गए, 500 शो हो गए, 100 शो 50 हो गए, 10 हो गए, हर बार उस डिवाइस को, उस शैली को आपको परिपक्व बनाने का मौका देता है। ये सिनेमा में संभव नहीं है, ये सेल्यूलाइड में संभव नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में या सीरियल में संभव नहीं है। तो वो मौका जो है, क्योंकि मुझे मालूम है कि झुलवा के पास लगभग हमने 500 शो करने की कगार पर है, तो वो उस हर शो में मैं हूं। तो उस समय में जाके कुछ जो नया रिएक्शंस आती हैं, सोच आती है, उसमें हम इम्बाइब करते हैं। और इसीलिए थिएटर निरंतर क्वालिटेटिव करने का भी एक प्रोसेस है। व्हाई थिएटर is more dynamic than any other entertainment form. It's because of that. एक शो में वो मरता नहीं है, एक शो में जिंदा होता है, मरता है, और फिर दूसरे शो में और तरीके से जिंदा होता है। ये थिएटर की मैजिक है, ये थिएटर की मस्ती है। तो जो जाने मन का एक शो देखा और 5 शो देखा और 10 शो 20 शो देखने वाली इतना डेड सीरियस नाटक है, आखिरी शो में मैं खुद भाग जाता था, क्योंकि मैं वो सह नहीं पाता था उस सारी क्या कहते वेदना को। लेकिन 20 15 शो देखने वाले लोग मिलते हैं और आज भी उसका जिक्र करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो जो शो देखा है वैसा ही अनुभव दे रहा है, तो बोलेगा उसमें मजा नहीं। कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी होती होगी या कमतर होता होगा, कुछ तो कुछ होता है ना, तब जाके। इसके लिए नाटक को हम मराठी में प्रयोग बोलते हैं, और प्रयोग का मतलब है ये एक कल के जैसा नहीं है। It is not a computerized way of presenting yourself. तो ये हर बार नया नूतन रहता है और उसकी मस्ती है। और मुझे लगता है थिएटर का मैजिक में से ये एक बहुत बड़ा मैजिक है कि वो हर बार कुछ नई चीज करता है। तो सही बात करी आपने कि आपके हर नाटक में वाकई प्रयोग दिखता है। गजब तेरी अदा की जो बात आपने वो घंटी खोजी, और जो घंटी अलग अलग भाव में बजी है पूरे नाटक में, उस घंटी का आप अभी जिक्र कर रहे थे और घंटी मेरे कानों में टुनटुना रही है। तो मैं वो विजुअली भी देख पा रहा हूँ, उसका साउंड भी मेरे आ रहा है। जी जी। तो ये जो संप्रेषण मिलता है किसी नाटक का, जब प्रभाव आप तक इस तरह जाता है, तो वही नाटक सफल है जी। और आपके नाटक वाकई दर्शकों के दिलो दिमाग तक जाते हैं और उनको छूते हैं और उनकी पुनरावृत्ति करने के लिए। क्योंकि मेरी अपनी एक नाटक कौन सा नाटक, कई बार ये सवाल पूछा, नाटक कौन सा अच्छा होता है? मैंने कहा अच्छा बुरा नाटक तो होता ही है, वो अपने अपने अनुभव स्तर पर है, अपने अपने आकलन स्तर पर है। पर अगर आपको कोई पूछे कि आप सिर्फ आपने जीवन में देखे हुए 5 नाटक को याद कीजिए, तो आप उन्हीं नाटकों को करोगे कि जिसने आपको झकझोर दिया है, जिस नाटक ने आपको कुछ इनोवेटिव एक्सपीरियंस दिया है, जो नाटक मीनिंगफुल था, और जिस नाटक में आपको एस्थेटिकली एनरिच किया है। वही नाटक आपको जंप करके वो 5 नाटक आएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा वाकई। अगर उसमें वो नाटक आपका है तो मान लीजिए वो अच्छा नाटक है, अगर उसमें नहीं है, वो इरेज कर चुका है ऑडियंस, तो मान लीजिए आपका थिएटर इरेज करने के लायक है। तो अच्छे नाटक का मेरी अपनी जो आकलन है, परिभाषा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा शब्द है, आकलन क्या है, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर देने वाला जो है वो आप, उसमें आपका नाटक अगर शुमार है ऑडियंस के, हर ऑडियंस के, तो जिंदगी अंत तक वो इरेज ना कर पाए चाह कर भी, वो थिएटर सही थिएटर है, वो मीनिंगफुल थिएटर है। मैं उसका एक और उदाहरण देता हूं। मैंने कन्हैयालाल जी का पेबेत, जब मैं एनएसडी में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था, उसमें बेसमेंट में ट्यूब लाइट में किया हुआ प्रयोग देखा हुआ है, और आज भी मैं उसको भूल नहीं पाता हूं। फॉर मी दैट इज द बेस्ट थिएटर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबकी वो एक चाहत होनी चाहिए, एक तरीके का वो संघर्ष होना चाहिए कि मेरा नाटक जो है उस क्वालिटी का हो, उस इंपैक्ट का हो, उतना झकझोर देने वाला हो। वो चाहे मनोरंजन है, जैसे सैया भय कोतवाल जब रेपर्टरी ने किया था एनएसडी के, और उसमें मैंने 8-10 शो देखे, वो आज भी मुझे रघुवीर यादव जी का, हमारे वसंत जोसलकर जी का,
ये सारे जितने भी हमारे एक्टर हैं उनका उनका परफॉर्मेंस आज भी मैं भूल नहीं पाता हूं। तो कहीं ना कहीं वो एक है तो एंटरटेनमेंट है तो मस्ती का, है तो ह्यूमर का नाटक है वो, लेकिन वो आपके अनुभूति के विश्व का क्या कहते हैं उच्चांक प्रस्थापित करने वाला जब होता है, हर बार ये संभव नहीं होगा लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छे नाटक की आकलन मैं यही समझता हूं कि नाटक देखने के बाद मैं कितना भी चाहूं मैं इसको अपने स्मृति से हटाऊं, अपने अनुभव से हटाऊं, लेकिन वो हटाने की हिम्मत उस ऑडियंस की नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप इतना फिट बैठ जाना चाहिए कि वो बार बार याद आना चाहिए। मैं उस नाटक को मानता हूं। जैसे मैंने चरणदास चोर हबीब जी का देखा था और मंजर थिएटर में देखा पहला शो, और बाद में 10 शो थे, मैं 10 के 10 शो देख चुका। ये उसका मैजिक है, ये उसका खिंचाव है। तो मुझे लगता है ये खिंचाव निर्माण करने वाले नाटक करने वाले डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स, टोलियां बननी जरूरी है। वो अपना खिंचाव अपने तरीके का होगा, हर किसी का एक ही जैसा नहीं होगा। किसी का जोर का झटका हौले से लगे, किसी का हौला झटका जोर से लगे, मतलब कोई ना कोई पर झटका तो लगना चाहिए। और मैं केवल अस्वस्थ करने वाला हूं या आपको अनईजी करने वाले नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, आपको फुल्ली एंटरटेन किया है और उसके बाद भी आपको अंतर्मुख करने के लिए कहीं ना कहीं वो मजबूर किया है। एक नागरिक बनकर जीने में कहीं ना कहीं उस नाटक ने हमें 2% क्यों ना हो, आधा प्रतिशत क्यों ना हो, उसने सेंसिटिव बनाया है टुवर्ड्स अदर सिटीजन्स, दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। जो जो एक हमको सेंसिटिव बनाता है, संवेदनशील बनाता है, उसको मैं अच्छा थिएटर अपने निजी तौर पर मानता हूं। बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं सर। और लेकिन समय का देखिए कि पता ही नहीं चला कि कहाँ से शुरू किए तो कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन समापन करने से पहले एक ऐसे ही सवाल मेरे मन का ऐसे ही है कि जहाँ एक विद्यार्थी बनकर गए थे आप, जहाँ एक स्टूडेंट बन के जिस इंस्टीट्यूट में आप गए, वहीं पे निदेशक के पद पर बैठे, जहाँ आपसे पहले तमाम बड़े बुजुर्ग डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठ के गए थे, कैसा अनुभव रहा? नहीं, अनुभव तो एक तरीके से बहुत आनंदमयी था। और दूसरा, जब मुझे याद है मैं पहले दिन जब उस केबिन में गया था कि मैं स्टूडेंट था, तब डरते डरते कारण जी के पास गया था उसी केबिन में। और उस केबिन का एक इस तरीके से एक मिरेक्युलस एक्सपीरियंस ये है कि उस केबिन में अलका जी साहब भी बैठे हैं, जिन्होंने इस संस्था को एनएसडी बनाया। कारण जी हैं, उन्होंने एक अलग तरीके से मोड़ने की कोशिश की उस संस्था को। बीएम शाह मेरे बहुत चहेते गुरु रहे हैं, चहेते डायरेक्टर रहे हैं कि थिएटर में विजुअल की मस्ती क्या होती है और श्राव्य की मस्ती क्या होती है, वो मैंने उनसे सीखा है। और कई सारे, मतलब बाकी रतनदा जैसे, जिनको मैं क्या कहते हैं एकलव्य जैसा, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके नाटकों ने भी मुझे बहुत बार झकझोर दिया है, एनरिच किया है। मोहन महसी जी थे, मेरी टीचर कीर्ति जैन हैं, अनुराधा मैडम थी, अंकुर जी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया क्लासिकल थिएटर की तरफ, नाट्य शास्त्र की तरफ। तो ये सारे बजू भाई हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया जिंदगी भर। तो ये सारे के सारे जो डायरेक्टर है, तो मेरे सामने एक के बाद एक चेहरे आ रहे थे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस कुर्सी में बैठने की, जिस कुर्सी ने उस संस्था को इतना बड़ा बनाया। और कई देर तक तो मैं बगल वाले सोफा पे बैठा रहा, गपशप करता रहा। और यही था कि कुर्सी पे बैठना न बैठना ये एक फिजिकल एक्शन है, पर उसके मेंटल प्रेशर में मुझे लगा कि बहुत समय गया कि अब कहीं ना कहीं इससे आगे चलना है। ये सारी परंपरा को, धरोहर को संभालना भी है, संवारना भी है, और उसके आगे एक कदम चलने की कोशिश करना है। यही एक फीलिंग थी। और अपनी तरीके से, अपने तौर पर 5 साल का हर लम्हा जो है मैंने वहां देने की कोशिश की है और उसको एंजॉय भी करने की कोशिश की है। उसका एक्सपांशन, रिकनेक्टिंग टू नेशन जिसको कह सकते हो आप, एक एनएसडी को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को वापस सारी एमेटर थिएटर वालों से या अलग अलग
फोक थिएटर है, ट्राइबल थिएटर है, या ओवरऑल सारी लोगों से जोड़ने की कोशिश है, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश है, एकेडमिक्स में अपना फोकस डिफोकस ना हो, ये सब होने के बावजूद भी ये सब देखने का चेष्टा की है, क्योंकि उसका जो आकलन है वो आप लोग करेंगे जो बाहर से देखते हैं। समय अभी और भी जाना चाहिए उसको लिए कि क्या सही था, क्या गलत हुआ, मुझे भी समय मिलना चाहिए कि, लेकिन अपनी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से उस काम को करने की, निभाने की कोशिश की है। मैं आपके लिए यही कहूंगा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, तो आप चिराग हैं, जहां भी रहेंगे रंगमंच में अपनी रोशनी बिखेरते रहेंगे। आप अपने नाटकों में वही खिंचाव, वही आकर्षण पैदा करते रहेंगे जो अब तक किया है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इस रंगनाथ के मंच पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बातें हुई। आपका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे मित्र आदरणीय रविशंकर खरे जी का, जो अध्यक्ष है बीएनए के, उनका भी बहुत बहुत आभार। आपके डायरेक्टर साहब हैं, बाकी भी स्टाफ है, विद्यार्थी हैं, फैकल्टी हैं, और सारे जो तकनीकी सहायक है इस समय, उन सबका आभार। और मुझे बुलाने के लिए, मुझे गौरवान्वित करने के लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।